एक बच्चे का नंबर नहीं पूछ रहा, वो सबको मिला के निकालते हैं रिजल्ट। मतलब वो रिप्रेजेंट सिंगल चाइल्ड का करता है, हो सकता है वो बच्चे को नंबर किसी के भी ना हो, तो वो सिंगल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो सबको मिलाकर है। सब वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 5 वर्कर्स हैं, इनको आप 100 रुपये दे रहे हैं रोजाना, तो 500 हो गए। 5 वर्कर्स हैं जिन्हें आप 200 रुपये दे रहे हैं, 1000 हो गए। तो जब कोई आपसे पूछेगा भाई एवरेज क्या है, तो ना आप 500 बताओगे, ना 1000 बताओ, 200 बताओगे, ना 200 बताओगे कि भाई 100 रुपये हैं या 200 रुपये हैं। आप उनको कंबाइन करके निकालोगे, और जब कंबाइन करके निकालोगे तो वो 150 निकलेगा। 150 एक मतलब भाई तकरीबन 150 एक आदमी को पड़ रहा है। हालांकि 150 किसी बार आदमी को नहीं मिल रहा, 5 को मिलना है 100 रुपये और 5 को मिलना है 200 रुपये। तो एवरेज वर्ड जब आता है, दैट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी। देयर इज नॉट ए सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन। जब ही एवरेज बोलेंगे, सिंगल का एवरेज नहीं होता। एक ही लड़का भी तुम्हारे एवरेज मार्क्स कितने मैथ्स में, तो अकेला है, आप वर्ड गलत यूज कर रहे हैं। क्यों? तो वो तो अकेला है, उसमें एवरेज किससे निकालेगा वो? एवरेज को होते कंबाइन करके निकालना, वो कंबाइन करने मतलब एक से ज्यादा। तो एवरेज स्पीड समय में एक से ज्यादा स्पीड की बात हो रही है एक ही ऑब्जेक्ट में। याद रखना, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, उसकी एवरेज अलग होगी। सेम ऑब्जेक्ट हो, उसकी स्पीड कभी पूछो तब एवरेज आएगा। अब आप सेम स्पीड, एक ऑब्जेक्ट की कार है, उसके बाद आप जो है स्कूटर है, उसके बाद बस है, हेलीकॉप्टर है, आपको की एवरेज स्पीड क्या है? तो कार तो एक ही है ना, उसकी एवरेज किससे निकालेंगे? बस थोड़ी कंबाइन करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जब वर्ड एवरेज आता है, सेम चीज होनी चाहिए और उसकी डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए अलग अलग टाइम, अलग अलग होंगी अगर, ठीक है ना। अब जैसे हम कहते हैं एवरेज मार्क्स हो तो अलग अलग बच्चों की, लेकिन आप एवरेज मार्क्स पूछ रहे हैं तो मैथ्स के पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट तो सेम है ना, सब्जेक्ट सेम है। तो याद रखिएगा एवरेज। अब इसमें एक और डिफरेंस याद रखिएगा कि जब हम एवरेज स्पीड कहते हैं तो टोटल डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं तो फॉर्मूले में टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। क्या वर्ड आता है? नेट। तो टोटल के मायने कुछ और हो जाते हैं। नेट का मतलब है कहीं जमा हुआ है, कहीं सब माइनस हुआ है। सेम डायरेक्शन में अगर है तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में सेम डायरेक्शन को एक ही पॉजिटिव एक साइन देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अपोजिट को, पहले को पॉजिटिव दिया तो उसके अपोजिट को नेगेटिव कहेंगे। तो नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव में मिलाएंगे तो वो कहने को तो वो मैथमेटिकल एडिशन कहलाता है मैथ्स के हिसाब से, लेकिन वो बेसिकली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा ये फर्क, नेट एंड डिस्प्लेसमेंट। और डेफिनेशन क्या होगी? नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज यूनिट टाइम, या टोटल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। टोटल डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है ये तो डायरेक्ट स्पीड अलग अलग है, तो डिस्टेंस डायरेक्शन भी अलग अलग पॉसिबल है। हैव यू अंडरस्टूड? तो स्केलर क्वांटिटी का टोटल निकालने का अलग फॉर्मूला है और वेक्टर क्वांटिटी का नेट निकालने का फॉर्मूला अलग है। उसके अलग फॉर्मूले, अलग रूल्स हैं, जिसमें से एक रूल ये है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वो डिस्प्लेसमेंट में वो रूल अप्लाई होता है। वो क्या रूल है कि मिनिमम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के मिनिमम डिस्टेंस को हम नेट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चाहे यहाँ से यहाँ तक आप चले हों चाहे ना चले हो, आप तो पहाड़ पे खड़े हैं ना चोटी पर, तो आप तो ऐसे जा रहे हैं ऊपर, तो आपसे कोई पूछे टोटल डिस्टेंस तो आप कहोगे 15 मीटर या किलोमीटर में, और आपसे पूछेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट तो फिर ये ऐड नहीं करेंगे आप, इसको ऐड का रूल अलग है। रूल क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का रूल क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू
ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपकी किताब में मेडिकल फ्रेंड ये पॉइंट आप भूल गए तो मेडिकल में गलती कर दी। अब आ जाइए एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, ये दो वर्ड यूज करते हैं, इसको मैं रख कर दूं। एक्सीलरेशन का मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर आप डेफिनेशन को बोलिए। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी दो फैक्टर होंगे, दो उसके कंपोनेंट होंगे। क्या क्या? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, जो कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे? बिल्कुल फौरन बताओ, जवाब फौरन दिया करो, अपनी चीजें पता हो जानी चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम जो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू मेंशन करते हैं, तो वहां मैग्नीट्यूड मेंशन करते हैं। जब उसको एक्सीलरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, हो सकता है हमने मेंशन ना की हो, लेकिन अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन क्या बनी? बिल्कुल सही है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये साथ में कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। या यूनिट टाइम वर्ड हटाना चाहते हैं तो क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज। नहीं, रेशियो में, अगर रेशियो में डिफाइन करना चाहें, फिर द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। लेकिन जब आप रेशियो की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? फिर द रेशियो ऑफ, सॉरी रेशियो नहीं, क्या नाम है, रेट में, रेट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब आपको पर यूनिट टाइम देने की जरूरत क्यों? क्योंकि जब आप रेट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब टाइम जो है वो यूनिट है। तो दो डेफिनेशन आपको आसान लगे, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ये आसान डेफिनेशन है। आप बुक में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें रेट के अंदर टाइम आ गया, ये आपको याद है, आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों लिखने की जरूरत, ये समझाने के लिए दो दो तीन तीन डेफिनेशन देना। एग्जाम में आपको एक ही लिखनी है अगर डेफिनेशन आ जाए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो। कभी भी एग्जाम में लिखते हुए इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए मुश्किल वाली लिखूंगा। मुश्किल वाली हो सकता है आप गलती करें, लेकिन हमेशा वो डेफिनेशन लिखो जिसका आपको कॉन्फिडेंस हो और वो आसान हो। ये ध्यान रखिएगा। तो जो आदमी ये सोचता है कि मैं मुश्किल लिखूंगा बाबा होगी, जो बाबा नहीं होती, कभी कभी हंसी होने लगती है, लेकिन आप मुश्किल के चक्कर में खूब गलती कर रहे हो। ये बात समझ में आ गई? तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट है क्या नाम है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझ में आ गया क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी तो बताया था मैंने। When object cover equal distance in equal interval of time, पूरा बात बोलोगे मैग्नीट्यूड पर, in same direction। डायरेक्शन वाला पार्ट अलग से बोलोगे। या when an object cover equal displacement in same direction, जब डिस्प्लेसमेंट कह दिया तो डायरेक्शन आएगा। क्यों? जब डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में आ गया, सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, क्या नाम है, सेम टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन। यानी तीन चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट
मैग्नीट्यूड जो है वो दो चीज से बनता है, मैग्नीट्यूड नंबर से और यूनिट से और डायरेक्शन। ये दोनों ये सब सेम होंगे तभी यूनिफॉर्म कहलाएगा। अगर ये सेम नहीं होंगे तो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? जब एक्सेलरेशन हर दफा सेम बदल रहा है। तो व्हेन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेम थ्रू आउट द जर्नी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम इज सेम थ्रू आउट द जर्नी, यानी पूरी जर्नी में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हर दफा सेम आ रहा है। अब इसमें डायरेक्शन तो कहानी है, गड़बड़ हो गई। बोलो बोलो, डायरेक्शन तो कहानी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ गई। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से मिलके बना है। तो जब मैंने वेलोसिटी बोल दिया तो अलग से डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेम थ्रू आउट द जर्नी, इज सेम। पूरी जर्नी में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो हर दफा क्या हो रही है? सेम हो रही है। चेंज वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन जिस रेट से बदल रही है, जो रेट यानी 1 सेकंड में 0 से 2 हो गई, 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में बदली, फिर 2 से 4 हो गई, फिर वो 1 सेकंड बाद 2 से 4 हो गई, तब भी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड पड़ी, फिर 4 से 6 हो गई, फिर 6 से 8 हो गई। तो हर दफा आप देख रहे हैं जो मैग्नीट्यूड है वो सेम बदल रहा है। और जो कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कहने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया क्या कि व्हेन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेम, वेलोसिटी में जो चेंज है वो सेम है। अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर चेंज हुई है, 2 मीटर बढ़ी है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर बदलनी चाहिए ईस्ट की डायरेक्शन में। अगर वो वेस्ट की डायरेक्शन में बदलेगी तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं होगा। बात समझ में आई? फिर हमने कहा दोबारा 2 मीटर बढ़ी लेकिन साउथ की डायरेक्शन में चेंज हुई, तभी वेलोसिटी सेम। जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो सेम होना चाहिए हर दफा। और वेलोसिटी में एक्सेलरेशन चेंज की एक्सेलरेशन में जब माना जाएगा कि उसकी वैल्यू बदल रही है, उसका अमाउंट भी सेम हो हर सेकंड में, और उसकी क्या सेम हो? डायरेक्शन भी सेम, पूरी जर्नी। बात समझ में आया? क्योंकि अमाउंट का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, उसकी जगह हमने बोल दिया वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी से। तो चेंज इन वेलोसिटी में दोनों बातें आ गई, क्या? मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी है। तो व्हेन चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम थ्रू आउट द जर्नी इज सेम, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। और नॉन यूनिफॉर्म की क्या होगी? क्या? देखो सही है, घबराने की जरूरत नहीं। बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेम थ्रू आउट द जर्नी, वो यूनिफॉर्म है। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज नॉट सेम थ्रू आउट द जर्नी। तो वो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन तब भी होगा क्योंकि चेंज वेलोसिटी में जब भी चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का वर्ड का मतलब है वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, बढ़ रही है घट रही है किसी में की, अगर उसमें बदलाव आ रहा है। क्योंकि अगर बदलाव नहीं आता तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जब हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, सारे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है और उसमें बदलाव आ रहा है, और जब भी वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो वो जो बदलाव है वो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज नॉट सेम थ्रू आउट द जर्नी, इज नॉट सेम थ्रू आउट द जर्नी। कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी डायरेक्शन अलग है, यानी वेलोसिटी में चेंज सेम नहीं है। अब वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो दो तरह से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है कि पहली दफा जो स्पीड चेंज आई वो 2 मीटर की बढ़ी
2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। अगली सेकंड में जो चेंज आई वो 5 मीटर पर सेकंड की है। पहले 0 से 2 हुई, फिर 2 से 7 हो गई। तो मैग्नीट्यूड पहले सिर्फ 2 बढ़ा और अब कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। फिर 10 हो गई नेक्स्ट सेकंड में, तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, क्योंकि 7 से 10 हो गई। तो अगर चेंज वेलोसिटी में सेम नहीं है तो वेलोसिटी में सेम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब या तो उसकी मैग्नीट्यूड बदल रहा है या उसकी क्या चीज डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी सेम जब भी रहेगी जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, दो में से एक भी चेंज होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम। इसका मतलब कि जो पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज नॉट सेम। इसका मतलब है या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, अलग अलग सेकंड में अलग अलग मैग्नीट्यूड है, या अलग अलग सेकंड में डायरेक्शन अलग अलग, कभी कोई डायरेक्शन है कभी कोई, हो सकता है दो में ही बदलना, चेंज मैग्नीट्यूड भी बदलना है और डायरेक्शन भी बदल रही। ये बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट मूव 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ईस्ट टू वेस्ट। Then the object moved 3 meter from west to south, west to south। तो अब यहाँ मैग्नीट्यूड भी बदल गया और डायरेक्शन भी बदल गई। तो चेंज इन वेलोसिटी पहले हिस्से की अलग होगी और दूसरे हिस्से की अलग होगी, उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन तो कहलाएगा। जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो उसमें जो चेंज है उसे एक्सीलरेशन कहेंगे पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, उसको हम एक्सीलरेशन कहेंगे। कब एक्सीलरेशन 0 होगा? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल भी वही है। इनिशियल 5 यूनिट थी, फाइनल भी 5 यूनिट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस फाइनल क्या आएगा? 0 आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। और अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है यानी वेलोसिटी बदल रही है तो बिल्कुल दिमाग में ही होना चाहिए इसमें एक्सीलरेशन है, इसमें एक्सीलरेशन है जो वेलोसिटी बदल रही है। अब वो एक्सीलरेशन, दो बातें आ गई, एक्सीलरेशन है तो क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो आपका जवाब आप उसको कैसे चेक करेंगे? अगर वेलोसिटी में चेंज हर सेकंड सेम हो रही है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थ्रू आउट द जर्नी। और अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो कभी कुछ आ रही है कभी कुछ आ रही है तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, उसे हम कहेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला समझ में आइए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आमतौर से जब समझ में नहीं आता जब मुझे कहा घड़ी को टाइम दिमाग जो है वो कैलकुलेशन में लगा होगा घड़ी में, घड़ी के हिसाब से समझ में जब आता है जब पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। क्योंकि किसी भी चीज़ को कोई भी सब्जेक्ट हो तो ध्यान से सुनते हैं और सुनना चाहिए याद करने के लिए, रिटेन करने के लिए। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि हाँ सुन रहे हैं चलो भी सुन लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। जब भी कोई चीज़ सुने उसको सुने समझने और रिटेन करने की नीयत से, मुझे इसको याद भी रखना है। जब आदमी याद करने की नीयत से सुनेगा तो उसका तरीका उसका बदल जाएगा, उसका एटीट्यूड बदल जाएगा। सिर्फ सुनने की नीयत से कोई इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो सुन तो लिया लेकिन कुछ आपसे पूछेगा आपने क्या सुना तो आप इधर उधर देखेंगे। तो आपने रिटेन करने की नीयत से नहीं सुना था इसलिए आपने रिटेन नहीं करा। दिस इज कंपल्सरी और ये कुरान का हुक्म है। आप ध्यान से सुनिए, उसको अमल करने की नीयत से सुनिए। साहबे कराम ज़्यादा अजमैन के बंदे के कोई बात सुनते थे तो ये नहीं बस बैठकर ही सुन लिया, ऐसा नहीं। वो बहुत ध्यान से सुनते थे और अमल, और उनकी नीयत क्या होती थी कि इसको रिटेन भी करना है और अमल भी करना है, रिटेन भी करना है और अमल भी करना है। तो वो बात तभी उनको समझ में आएगा, तभी उनका उनके सामने दीन खुला। आज तक के लिए आप क़यामत तक के लिए वो निशानियाँ बन गया, एग्जाम्पल बन गया। तो अगर आप साइंस में मैथ्स में किसी चीज़ में भी एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो जब उसको आप समझ रहे हो
तो यू शुड हैव टू थिंग्स इन माइंड, सुने, ध्यान से सुने, और आपकी नियत क्या होनी चाहिए कि इसको रिटेन करना, फिर वो आसानी को याद होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं होगा याद, जब भूल जाएंगे, लेकिन रिटेन करने की नियत से ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक दफा में याद भी करेंगे। और हमारा नेक्स्ट है, मैं ग्राफ के ऊपर आना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं, हमारे पास जितनी क्वेश्चन और क्वेश्चन है जो हमारे कोर्स में है वो 3 है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो इनको ड्राइव किया गया है, मैं इस पे एकदम आ गया, आपको भी इस पे एकदम आ गए। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैं इसमें इसलिए आ गया कि मैं पहले इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके डेरिवेशन पे आऊँगा, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में। ये जितनी भी पहले क्या फॉर्मूला है इसका, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, और s f इज इक्वल टू प्लस हाफ, और तीसरा क्या है 2as। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले जो है तीनों, ये आप इनको जब यूज कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो कोई फॉर्मूले यूज नहीं होगा। तो वो इनका डेरिवेशन जो किया गया है वो किस बात को बेस बना के किया गया है कि थ्रू आउट द जर्नी जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो हर दफा सेम आ रही है। पहले सेकंड में जितनी चेंज हुई, अगले सेकंड में भी उतनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसके बाद भी उतनी चेंज हुई। यानी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। आप देखेंगे जितने भी सवाल आपके बुक में रखे उनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगर स्पीड बढ़ रही है सेम रेट से तो खाली एक्सेलरेशन कहलाता है, लेकिन स्पीड अगर घट रही है तब वो भी एक्सेलरेशन है, उसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं क्योंकि स्पीड घट रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये वर्ड याद रखिए। जैसा कहते हैं भाई तुम्हारा जो काम की जो तुम्हारी स्पीड है वो रिटार्डेशन शो कर रहा है। अगर तुम जैसे पहले स्पीड से काम कर रहे थे बढ़ के, अब वो आपकी जो स्पीड है वो कम होने लगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड में कमी आ रही है सेम रेट से। अगर वो सेम रेट से कमी आ रही है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और सेम रेट से बढ़ोतरी आ रही है तो एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन इज नॉट ए समथिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो वो खाली एक्सेलरेशन कहलाता है, लेकिन अगर घट रही है तो उसको हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। लेकिन और बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और उसको नए और दिन क्या तो ये फॉर्मूले हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें u और v दोनों स्पीड है, u भी स्पीड है और वेलोसिटी। स्पीड से मतलब हम स्पीड लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट स्पीड होता है। तो हम खाली स्पीड कह सकते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। तो u v जो है u भी स्पीड या वेलोसिटी है, और v जो है ये भी वेलोसिटी है। a फॉर एक्सेलरेशन है, आपको मालूम है a फॉर एक्सेलरेशन। s यूज होता है डिस्टेंस के लिए, और t जो यूज होता है वो t यूजुअल है हमारा टाइम में, टाइम पे। अब इसमें कंफ्यूजन होता है u में। u अल्फाबेटिकली कौन सा वर्ड पहले आता है? पक्का u पहले आता है ना? तो जो पहली स्पीड है वो u होगी, जर्नी की जो पहली स्पीड है, और जो बाद में आई है स्पीड वो भी है, ये ध्यान रखो। इस वेलोसिटी में कोई साइन प्लस माइनस होता है, दोनों प्लस से लिखी जाती है। अब कहोगे सर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है,
जो साइन आता है वो उसमें एक्सेलरेशन में आता है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस मानते हैं, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो वो जो साइन आएगा वेलोसिटी में नहीं आएगा, साइन नेगेटिव फॉर्म है, क्योंकि मान लो नेगेटिव वेलोसिटी है, आपने वेलोसिटी में भी नेगेटिव साइन लगा दिया और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लगा दिया, मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन को प्लस में लिखते हैं उसकी वैल्यू, और अगर स्पीड घट रही है तो उसकी वैल्यू माइनस में। और ये याद रखेगा ये तीनों फॉर्मूले जो है इनका जो डेरिवेशन है, इनको जो ड्राइव किया गया है, फॉर्मूले जो बनाए गए हैं, ये किस एजम्पशन के साथ बनाए गए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ये मैंने आपको पहले इस यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बताई है कि व्हेन चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड थ्रू आउट द जर्नी इज सेम, पर सेकंड कहना लोगी क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या डेफिनेशन होगी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड थ्रू आउट द जर्नी इज सेम। तभी ये फॉर्मूले बनेंगे, इनका यूज होगा। अगर आपको सवाल के अंदर आपके दोनों तरह के सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं, अगर आपको क्लियर आगे के भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, समझ में आ गई बात, तो ये फॉर्मूले अप्लाई, या एक बस एक चीज है, गाड़ी है वो पहले उसकी स्पीड बढ़ रही, फिर नेक्स्ट स्टेज पे उसकी स्पीड घटने लगी। जब वो बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, जब वो घटने लगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्या इसको यूनिफॉर्म कहेंगे? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो ये दो अलग अलग सवाल हो गए, यानी जो पॉजिटिव स्पीड है उसको अलग करेंगे सॉल्व, और जो नेगेटिव स्पीड है उसको अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म है, प्रोवाइडेड पॉजिटिव भी यूनिफॉर्म थी जहां तक पॉजिटिव थी और नेगेटिव भी यूनिफॉर्म थी जहां तक नेगेटिव थी। आप चाहे मिला के दोनों को यूज कर लें तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले की एजम्पशन है, इसको जो बनाया गया है वो इस एजम्पशन के साथ बनाया गया है कि एक्सेलरेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा, सेम एक्सेलरेशन है, तभी ये आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं इसका पहले मैं न्यूमेरिकल लूँगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, क्लास में आप फटाफट जवाब दे सकें, स्कूल में भी आपको लगे अच्छा। और आप एक काम करेंगे, आप जो इसके सवाल हैं एंड में दे रखे हैं वो रफ पे ट्राई करेंगे, लेकिन एक बात करेंगे, जब भी आप ये सवाल ट्राई करें पहले आप ये पांचों फैक्टर लिख लें, U V A S T C ऑर्डर, ये लिखने के बाद फिर ये सवाल पढ़ के इनकी वैल्यू लिखी। U कौन सी स्पीड है, कौन सी वेलोसिटी है, V कौन सी है, द वर्ड स्टार्ट आए तो स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा, तो U जीरो हो जाएगा, तो भाई स्टार्ट पहली हो गई। अगर स्टॉप आ गया तो स्टॉप हमेशा बाद में होता है। आप पहले स्टॉप कहते मैं पहले रुक गया फिर मैंने स्टार्ट करा तो उल्टा हो जाएगा, आप रुकेंगे बाद में ना, तो जब भी स्टॉप वर्ड आएगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल, और स्पीड कितनी जाएगी स्टॉप पर, कितनी जाएगी, जीरो। जब लोग स्टॉप कराएगा, आप जब चल भी रहा तो ये स्टॉप हो गई क्या 2 घंटा, बात समझ में आई नहीं आई? मुझे पहले ये चारों पॉइंट लिख लो, पांचों, ये 5 U V A S T ये लिख लो पहले सवाल के अंदर। मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप सवाल करेंगे, आपसे 1 मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम एक सवाल में 2 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट। अगर आप तरीके से करेंगे, 2 दफा प्रैक्टिस करेंगे फिर आपसे 2 मिनट में हो जाएंगे। तो घर पे कोशिश कीजिएगा, रफ पे ट्राई कीजिएगा, होंगे ठीक है, गाँव तो कोई घबराने की बात नहीं। हम यहाँ इसलिए बैठे कि तो आपकी जो परेशानी है वो जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी, और वो परेशानियाँ जो है जब वो क्लास में आप डिस्कस करेंगे तो दूर हो जाएंगी, फिर वो दोबारा नहीं आएंगी, एक दफ़ा तो आनी आनी। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स के साथ
मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मीनिंग बताऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मीनिंग बताऊंगा, और इनका डेरिवेशन अगर हो सका तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है।